नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 5वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, आपका जीवों में जनन का ये दूसरा भाग है। ठीक है, जीवों में जनन में कि यह दूसरा भाग है आपका। वहाँ पे हम 4 प्रश्नों को देखे थे, यहाँ हम 5वें इस प्रश्न से देख रहे हैं। ठीक है, किसी जीव मुकुलन क्या है? पहले मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन किस विधि से होता है? देखिए, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिका में, ठीक है, समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। जब समसूत्री विभाजन होता है ना, तो उसके बाहर का जो इर्द गिर्द का कोशिकाएं होती है, जो कि मतलब इधर निकलता है उधर निकलता है, वो जो है ना उभार बनता है, मतलब बाहर निकलता है यार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे आलू वगैरह में नहीं होता है वो जो निकलता है कलियाँ, ठीक है, इसे मुकुलन का निर्माण होता है। और लैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनाता है, जैसे यीस्ट हुआ, हाइड्रा आदि। ये सभी जो है ना मुकुलन का सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 6ठा प्रश्न है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? एकदम शानदार प्रश्न है यार, शानदार से भी शानदार है। ठीक है, जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में खूबसूरत, ठीक है, फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया। तो देखने में तो जलकुंभी एकदम शानदार होता है, बात ही नहीं करो, एकदम पूरा मैच्योर्ड होता है, आकर्षक होता है। भारत में इसे बंगाल का ठीक है, भारत में लाया, और भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा गया। लाया भी, देखिए बात को समझिए, देखने में सुंदर था तभी तो लाया, और बाद में इसे आतंक, मतलब तांडव, समझिए आतंक किससे जुड़ा सकता है? तांडव से, है ना। तो बाद में इसे आतंक भी कहा गया। ये पौधे रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है। जो रुका जल होता है, स्थिर जल, उसमें वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम वहाँ की मछलियाँ, कोकड़ा वगैरह होता है ना, जंतु सब पानी में, वो सब वगैरह वगैरह मरने लगते हैं, है ना, मरने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, चले हम आगे 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है आपका कि मध्य चक्र क्या है? देखिए मध्य चक्र, जब पशुओं में जनन प्रवस्था के दौरान, ठीक है, और प्राइवेट मादा स्तनधारी के चक्रित तथा असहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं, ये मध्य चक्र कहलाता है। ये मध्य चक्र में और प्राइवेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि गाय हुआ, कुत्ता, चिंपैंजी वगैरह सब, बिल्ली, गाय, इसमें 18 दिन में मध्य चक्र होता है। गाय में 18 दिनों का मध्य चक्र होता है, ठीक है, जबकि कुत्ता बिल्ली में 7 दिनों का ही मध्य चक्र होता है। समझिएगा बात को। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8वां नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है कि ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र क्या है? ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य हुआ, ठीक है, बंदर हुआ, गोरिल्ला हुआ। ऋतुस्राव चक्र में एंडोमेट्रियम हार्मोन्स विघटित होकर मासिक स्राव के रूप में रक्त से क्या होता है? रक्त के द्वारा, हमारे जो अतिरक्त होता है ना, वो रक्त के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र अंत में मासिक स्राव होता है। ऋतुस्राव चक्र की अवस्था में लैंगिक संसर्ग को किसी भी समय किया जा सकता है, इसका निश्चित नहीं है। ठीक है, किसी भी समय किया जा सकता है संसर्ग को, लैंगिक संसर्ग को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अनिषेक, बात को समझिएगा, शानदार प्रश्न है। ठीक है, अनिषेक जनन क्या है? अनिषेक जनन प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा, ठीक है, युग्मक निषेचन के भ्रूण तथा नए पादप में विकसित हो जाता है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि अनिषेक जनन के लिए परागकण का होना सबसे अनिवार्य है ना। यह एक उत्तेजना, मतलब उत्तेजना लाता है, जो उत्तेजना का भी कार्य करता है। यूलेथिस पायरोगायरा, सोलेनेसी और कंपोजिटी, कुछ जातियों में इस विधि द्वारा ही प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन के, अनिषेक जनन के द्वारा। ऐसा देखा गया है कि इस प्रजनन में बने पौधे समान छोटा भी होता है और बद्धी भी होता है, और इस प्रकार के फल निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे इससे केला होता है, सेब निर्माण होता है, अंगूर होता है, नाशपाती होता है, पपीता होता है, अमरूद होता है। यह सभी क्या है? यह सभी आपका अनिषेक फलन जनन जो भी कहो उसका उदाहरण है यार। बहुत शानदार प्रश्न था, इसलिए मज़ा आ गया। इसको आप लोग एकदम आराम पूर्वक देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और एग्जाम में तो आपको टेंशन ही नहीं होगा, एकदम नो प्रॉब्लम यार। इसलिए एकदम पूरा जो है ना कवर करके चलिए। और अभी से सही है कि मेरा एग्जाम 1 महीना है, अभी से आपको निर्धारित कर लेना है कि ओनली फॉर मेरा एग्जाम जो है ना, ओनली फॉर 1 महीना बचा, 1th मंथ है, इसलिए देख लेना है आपको। देखिए 10वां प्रश्न आपका, एक लिंगी तथा उभयलिंगाश्री किसे कहते हैं? देखिए एक लिंगाश्री, जब नर तथा
तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं। ऐसे पौधे को ठीक है, ऐसे पौधों को कोई द्विच्छक, ठीक है, कोई द्विच्छक कहते हैं। जैसे कि पपीता होता है एक लिंगाश्री का उदाहरण, सहतूत हुआ, भांग हुआ, केवड़ा हुआ, टेप्टम हुआ, ये सब आप एक लिंगाश्री का उदाहरण है ना। चलिए आप उभय लिंगाश्री के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए उभय लिंगाश्री, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही हो और पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को एक, ठीक है, एक छयक कहते हैं। जैसे कि लौकी होता है, कद्दू होता है, खीरा होता है ना, मक्का हुआ, अरंडी हुआ, ये सभी है ना, ये से पौधे नर पुष्प के शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प की ओर लगे होते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागन की क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, शानदार प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप एकदम पूरा मैच्योर तरीका से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, इतना तगड़ा प्रश्न है ना कि आप जो है ना पूरा एकदम गजब का प्रश्न है यार। उसके बाद चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 11 नंबर देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प क्या है? देखिए एक लिंगी फूल, ऐसे फूल जिसमें पुंग केसर तथा स्त्री केसर से केवल एक भाग होता है। पुंग केसर स्त्री केसर से जो है ना केवल न केवल बच्चों एक भाग होता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आप ककड़ी ले लो, हिया ले लो, पपीता ले लो, कद्दू आदि, ये सभी का फूल होता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों द्विलिंगी को समझते हैं। ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों विद्यमान हो उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं। जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों, ये सब आपका बेस्ट और सबसे बेस्ट उदाहरण है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। ठीक है, 12 नंबर आपका प्रश्न है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? बहुत शानदार है यार। एक लिंगी, जब नर और मादा, ठीक है, मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं तो उसे एक लिंगाश्री, एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, घोड़ा, कुत्ता, ये सब आपका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ना। उसके बाद देखिए आपका उभयलिंगाश्री है। क्या है? जब नर तथा मादा लैंगिक, ठीक है, लैंगिक अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। नर और मादा का लैंगिक अंग अगर एके में पाया जाता हो, एक में मतलब नर भी और मादा हो, स्त्री भी और पुरुष भी, दोनों का अंग अगर एके में पाया जाए तो नर और मादा, ठीक है, इस प्रकार से एक उदाहरण है तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। केंचुआ, तारामीम, फीता, किरमी, ये सब इत्यादि आपका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है आपका कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? समझिएगा बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो सबसे पहले बाह्य निषेचन को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाह्य निषेचन को समझेंगे। बाह्य निषेचन क्या होता है? बाह्य निषेचन इस क्रिया में, ठीक है, इस निषेचन में नर और मादा युग्मक के संलयन मादा के शरीर के भीतर ना होकर क्या होता है? बाहर होता है। नर तथा मादा जब संभोग करते हैं, जब और नर और मादा आपस में संभोग करते हैं तो अपने युग्मक को जल में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अपने युग्मक को जल में छोड़ देते हैं और शुक्राणु अंडाणु को पानी में ही निषेचित कर लेता है। उदाहरण में मछली हुआ, मेढक हुआ, ये सब होता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। चलिए आंतरिक निषेचन क्या होता है? देखिएगा, निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन। आंतरिक निषेचन में नर और मादा के युग्मक के संलयन से ही संभव है। क्या? आंतरिक निषेचन नर और मादा युग्मक से ही संभव है। इसके संलयन मादा के शरीर के भीतर होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन का जो संलयन होता है ना वो मादा के शरीर के भीतर होता है। मादा के, ठीक है, मादा के जनन तंत्र में शुक्राणु छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर उपस्थित अंडाणु को निषेचित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। जैसे कि मनुष्य इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? यार तगड़ा प्रश्न है ना। उसके बाद देखिए क्या है, आकारीय और आनुवांशिक रूप से एक समान
जीव क्लोन कहलाता है। और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से भी, देखने में भी, आकार में भी, गुण में भी क्या होता है यार, समान होता है, एकदम समान होता है, बिल्कुल समान होता है। इसे हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्लोन कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर जो कि आपका प्रश्न है क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न आपका समझिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम इसको कवर किए हैं, एकदम याद कीजिएगा, बहुत एग्जाम में आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बाय निषेचन देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु के युग्मक या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज, ठीक, का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों में, मछलियों में, उभयचर प्राणियों में, ये सब में जो है ना नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर जल में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन शरीर से बाहर हो तो बाह्य निषेचन, अगर निषेचन शरीर से बाहर हो तो बाह्य निषेचन कहते हैं। बिल्कुल शानदार है यार, शानदार, मजा आ गया, ठीक है।